हेलो दोस्तों। वेलकम है, स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है सीजी कंप्यूटर्स। आप देख रहे हैं हमारी क्लासेस लगातार जारी है इंडियन हिस्ट्री। और इंडियन हिस्ट्री में आप देख पा रहे हैं एंशिएंट हिस्ट्री की क्लासेस। और आज का जो टॉपिक जो रहने वाला है वो है मौर्य काल या मौर्य साम्राज्य। और मौर्य साम्राज्य का आज फोर्थ पार्ट है। ठीक है, मौर्य साम्राज्य का मौर्य काल का फोर्थ पार्ट है। इसके पहले 3 पार्ट हम देख चुके हैं। चलिए आज क्या बातें करेंगे वो हम देख लेते हैं। तो मैं पहले दिन से बोल रहा हूँ कि मौर्य साम्राज्य में इन्हीं बातों पर हम अमल करेंगे जहाँ पर जानकारी के स्रोत हो चुके हैं। मौर्य प्रशासन का विस्तार देखने को मिला था। प्रमुख शासक में चंद्रगुप्त मौर्य और बिंदुसार भी हो चुके हैं। और आज की क्लास में स्टार्ट करेंगे अशोक। अशोक की थोड़ी बहुत बातें हो चुकी है। ठीक है, अशोक की थोड़ी बहुत बातें हो चुकी है जहाँ पर हमने अशोक की क्या क्या बातें देखी हैं, क्या क्या पढ़े हैं। तो अशोक के बारे में जो है उनकी परिचय देखे थे, उनकी माताश्री, उनके पिताश्री। ठीक है, और इनकी क्या क्या बातें थी वो हम देखे। अशोक को, ठीक है, कुछ कुछ उपाधियों से नवाजा गया था। अलग अलग ग्रंथों में अलग अलग इतिहासकारों ने उनके नाम देखने को मिला था। कहीं पर उसको देवनागरी कहा गया है, कहीं प्रियदर्शी कहा गया है, कहीं पर अशोक वर्धन कहा गया है। ठीक है, कहीं पर उनको चंडी शोक कहा गया है। ठीक है, वहीं पर अशोक की जानकारी के स्रोत देखे थे जहां पर दिव्यदान में जानकारी के स्रोत मिलते हैं। अशोक का जानकारी का स्रोत बौद्ध ग्रंथ दिव्यदान से प्राप्त होता है, पुराणों से मिलता है, सिंहली अनुश्रुति से मिलते हैं, अशोक के कुछ अभिलेखों से मिलता है। रुद्र दामन का जूनागढ़ अभिलेख या गिरनार अभिलेख जो गुजरात में है वहीं से इनकी जानकारी मिलती है। ठीक है, चलिए, तो ये जानकारी के स्रोत हम देख चुके थे, परिचय देख चुके थे, उपाधियां देख चुके थे। अब नेक्स्ट जो आने वाला है, आज जो देखेंगे वो है कलिंग युद्ध। ठीक है, ये बहुत बड़ा फेमस युद्ध था कलिंग युद्ध। उनके बाद शिलालेख, अभिलेख, महालेख, गुहालेख, जितनी भी चीज है, स्तंभ लेख, लघु स्तंभ लेख, इनकी चर्चा हम करेंगे। फिर धम क्या है, अशोक की धम क्या है उसकी हम बातें करेंगे। और फिर लास्ट में तो इस प्रकार से ये हमारा सिलसिला जारी रहेगा, सिलसिला चलता है। तो आज की क्लास में हम देखेंगे, ठीक है, कलिंग युद्ध। ठीक है, आज का जो क्लास होने वाला है किस पर है, कलिंग युद्ध। चलिए स्टार्ट करें। चलिए, कलिंग युद्ध। अब थोड़ा इसके बारे में समझा देता हूँ, फिर लिखेंगे, लिखने वाली बात तो चलता ही रहेगा। ठीक है, इसके बारे में समझा देता हूँ। ठीक है, क्या क्या बातें हैं उसी को हम लिखेंगे। देखिए, कलिंग जो पड़ता है वो बेसिकली किस स्थान पर पड़ता है, बेसिकली जो उड़ीसा के स्थान है, उड़ीसा के आसपास, उड़ीसा के स्थान पर ये जो है कलिंग पड़ता है। और आप जानते हैं कि जितने भी मौर्य शासक आए हैं उस मौर्य शासकों ने सभी स्थान को जीत लिए थे। अफगानिस्तान, पाकिस्तान, जो है ईरान का क्षेत्र है, भूटान का क्षेत्र है, नेपाल का क्षेत्र है, बांग्लादेश, तिब्बत, म्यांमार। ठीक है, इन सभी क्षेत्रों पर विजय प्राप्त कर लेते हैं। और भारत में उत्तर से जो दक्षिण का क्षेत्र है, कर्नाटक के क्षेत्र तक भी विजय प्राप्त कर ली। तो चंद्रगुप्त मौर्य के समय ये सभी जो है जितनी देखने को मिली थी। कुछ कुछ विजय प्राप्त जो है अशोक ने भी किए थे, जिसमें से फेमस था
कलिंग युद्ध, ठीक है, जिसमें से फेमस था कलिंग। कलिंग का अस्तित्व जो है अशोक के समय आया था, ठीक है, चंद्रगुप्त मौर्य और बिंदुसार के समय नहीं था। कलिंग का अस्तित्व जो है किसमें, मौर्य साम्राज्य में कब आया था, वो अशोक के समय आया था। तो मैंने कहा अशोक के समय, ठीक है, देखने को मिला था। और कलिंग कहाँ पर है, उपस्थित है उड़ीसा में, ठीक है। तो साम्राज्य विस्तार के चलते अशोक ने कलिंग पर हमला बोल दिया, कलिंग पर युद्ध कर दिया, ठीक है। कलिंग पर युद्ध हुए, हमला हुआ, ठीक है, पूरी तरह से देखने को मिला था भयंकर, एकदम से बोल सकते हैं कि पूरा का पूरा जो है जितने भी व्यक्ति थे, जितने भी लोग थे, उनके सिर काटे गए थे, ठीक है। जब हम इस प्रकार से युद्ध देखें, ठीक, इस प्रकार से युद्धों के बारे में पढ़ें, तो देखने को मिलता है कि जब कलिंग में कोई व्यक्ति अगर पहुंचेगा युद्ध के बाद, ठीक है, युद्ध के बाद कलिंग में कोई व्यक्ति पहुंचता है, तो देखने को मिलता है कि वहां अगर आप पैर रखेंगे कलिंग पर, ठीक है, तो उनमें वहां पर जो है आपको कीचड़ टाइप महसूस होगा। और कीचड़ किसका है, जितने लोगों का रक्त बहा है, ठीक है, जो लोग कटे हैं, मरे हैं, वो कीचड़ की तरफ पूरे से पूरे सने हुए थे, ठीक है। सर कहाँ था, पैर कहाँ था, कोई भी अता पता नहीं था, ठीक है। तो वो रक्त था, वो खून था, पूरा कीचड़ का रूप ले चुका था, ठीक है। और उसी कीचड़ में पूरे जो है उनके सर पर दबे हुए थे, ठीक है। तो एक प्रकार से बहुत ही ज्यादा रक्त तप्त हो गया था। 1 लाख से ऊपर आदमी मारे गए थे, लगभग 1.5 लाख लोग घायल हुए थे। सोच सकते हैं, इतनी बर्बरता देखने को मिली है इस कलिंग युद्ध में, ठीक है। और इनके बाद जब इनको रियलाइज होता है कि इनको अशोक को सम्राट अशोक को रियलाइज होता है कि मैंने भाई साहब ये क्या कर दिया, ठीक है। अगर राज्य का विस्तार इस तरह करना है मुझे, तो मुझे ये राज्य का विस्तार नहीं चाहिए। लोगों को मार के राज्य का विस्तार करना है, लोगों की खून बहाकर राज्य का विस्तार करना है, तो ऐसा मुझे नहीं करना, ठीक है। अब से ऐसा मुझे नहीं करना। और इसके साथ ही, ठीक है, इसके साथ ही वो गुप्त और जो कि चीनी याद थे, जो यहाँ पर बौद्ध धर्म की जो है की शिक्षा लेने के यहाँ पर आए थे, जब उनके, ठीक है, उनके प्रभाव में जब अशोक आए, तो अपना भी मन बदल दिया और ये राजपाट, ये राजनीति, ये युद्ध झगड़े लड़ाई, ठीक है, सबको त्याग कर वो अंततः बौद्ध धर्म धारण कर दिया, ठीक है। और यहीं से जो कॉन्सेप्ट आता है धम्म का, ठीक है, ये आपको देखने को मिलता है, वो हम पूरा देखेंगे। तो बौद्ध धर्म इन्होंने धारण किए, साथ ही साथ अपने पुत्र पुत्रियों महेंद्र और संघमित्रा को भी बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार के लिए श्रीलंका और अन्य स्थान पर जो है भेजे, ठीक है। तो कलिंग युद्ध के बाद ही उनका हृदय परिवर्तन होता है, अशोक का हृदय परिवर्तन होता है, जिनके बाद बौद्ध धर्म धारण करते हैं, ठीक है। तो ये यही बातें हैं। तो इसमें आपको क्या देखना है कि ये कलिंग युद्ध कब हुआ था, ये आपको याद रखनी है, ठीक है। इन कलिंग युद्ध का उल्लेख कहाँ मिलता है, ये आपको याद रखनी है, ठीक है। चलिए, और बहुत सारी चीजें हैं जो आप युद्ध के कारण भी कही है, वो आप देखेंगे। चलिए, तो ये अगर बात करें कब हुआ था, ठीक है, कब हुआ था भाई, वो हुआ था 261 बीसी, ठीक है। और 261 बीसी कहने का मतलब है अशोक के राज्याभिषेक के 8वें वर्ष, ठीक है। इसका मतलब क्या है, कब हुआ था, अशोक के राज्याभिषेक राज्याभिषेक, राज्याभिषेक हुआ था 269 बीसी। तो अशोक के राज्याभिषेक के 8वें वर्ष,
ठीक है। कलिंग युद्ध कब हुआ था? 261 BC, अशोक के राज्याभिषेक के 8वें। तो 69 हो गया, फिर आप गए 68, 67, 66, 65, ठीक है, 4, 3, 2 और 1, ठीक है, ये हो गया 8 मास। तो अशोक के राज्याभिषेक हुआ था 269 में, और अशोक गद्दी पर, ठीक है, भले ही अशोक मैं पहले ही बता चुका हूँ, भले ही अशोक जो है गद्दी पर कब बैठा था? 263 ईसा पूर्व, ठीक है, 263, सॉरी 273 BC में। लेकिन 4 वर्ष का जो अंतराल वो रह गया है, 4 वर्ष का जो अंतराल रह जाता है, ठीक है, वो किस कारण से? अपने जितने भाई हैं, ठीक है, 99 भाई हैं, उनकी हत्या करने का जो समय उन्होंने लिया है, उनके बाद ही वो राज्याभिषेक की, ये आप जानते हैं, ठीक है। चलिए, ये बातें हो गई। स्थान कहाँ है? जो कलिंग का स्थान है, स्थान की बात करें तो कलिंग कहाँ उपस्थित है? कलिंग उड़ीसा में है, ठीक है, उड़ीसा में, उड़ीसा में अवस्थित है। क्या है? अवस्थित है। कलिंग कहाँ है, किस स्थान में है? उड़ीसा में उपस्थित है। चलिए, ये बातें नॉर्मल और वैसी बातें हैं, ठीक है। इनका उल्लेख, कलिंग युद्ध का उल्लेख या कलिंग युद्ध का वर्णन किस स्थान पर देखने को मिलता है? ये बात याद रखिए, ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। तो उल्लेख जो है अशोक के शिलालेखों में मिलता है, ठीक है। तो ये अशोक के अशोक के 13वें शिलालेख में, ठीक है, 13वें शिलालेख लेख, ठीक है, कहाँ पर? 13वें शिलालेख में इसका क्या मिलता है? वर्णन मिलता है, ठीक है, इस युद्ध का उल्लेख मिलता है। हम देखेंगे क्या क्या है वो 13 शिलालेख, ठीक है। एक्चुअली है तो 14 शिलालेख, तो 13 शिला मिलता है, तो पूरे 14 शिलालेख के बारे में हम अच्छे से पढ़ेंगे, एक एक शिलालेख में क्या क्या वर्णन देखने को मिला है। चलिए, अगर युद्ध की बात की जाए, युद्ध, ठीक है, किसके किसके बीच हुआ था? युद्ध हुआ था आपके अशोक वर्सेस नंदराज, अशोक वर्सेस नंदराज। यहाँ पर अशोक जो है मौर्य साम्राज्य है, मौर्य शासक है, जाहिर सी बात है, और वहीं पर नंदराज कलिंग शासक है। अशोक जो है मौर्य शासक है, और नंदराज जो है कलिंग शासक है। चलिए, दोनों के बीच युद्ध होता है। हालांकि एक तो जो है विजय किसको मिली थी? जाहिर सी बात है, विजय हुए थे कौन? विजय हुई हुआ था ये पराजय में थे, वो ये पराजित हुए थे, ये पराजय, ठीक है। इस युद्ध के कारण भी बताए गए हैं, ठीक है। युद्ध का अगर बात करें, युद्ध का कारण, तो युद्ध का कारण क्या है भाई साहब? युद्ध का कारण बहुत सारे निकल के आते हैं। किसी ने कहा कि ये साम्राज्य का विस्तार करना चाहते हैं। क्या है? साम्राज्य का विस्तार। युद्ध का कारण क्या बताया? कि ये साम्राज्य का विस्तार करना चाहते हैं, अपने साम्राज्य को जो है ले जाना चाहते थे। देखिए, कलिंग जो है उड़ीसा लगभग सभी क्षेत्र को जीत लिए थे, और अशोक के बारे में कहा जाता है कि अखंड भारत का निर्माण करने वाला था। अखंड भारत का निर्माण करने वाला कहने का मतलब है कि जितने भी महाजनपद है, जिनपे भी महाजनपद है, 16 महाजनपद, उन 16 महाजनपदों को कोई व्यक्ति जीत कर एक जो है अखंड भारत का निर्माण कर लेगा। तो उसी के विस्तार के चलते
साम्राज्य के विस्तार के चलते ये युद्ध हुआ था। किसी ने कहा, किसी विद्वानों का तो सामरिक महत्व अधिक है। सामरिक महत्व, सामरिक महत्व कहने का मतलब वहाँ की जो है जलवायु, वहाँ का जो स्थान है बहुत अच्छा है। ठीक है। किसी ने कहा कि जो है हाथियों का, हाथियों प्राप्त करने हेतु, ठीक है, हाथियाँ, ठीक है, प्राप्त करने हेतु हाथियों के लिए, या हाथियों के लिए युद्ध हुआ था। किसके लिए? ठीक है, युद्ध हुआ था हाथियों के लिए। कहा गया है किसी ने कि हाथियों के लिए युद्ध किया था। ये निकल के आता है कि कौटिल्य ने कहा था। ठीक है, कौटिल्य ने क्या कहा था कि ये जो युद्ध हुआ था वो हाथियों के लिए हुआ था। तो कलिंग में, उड़ीसा में बहुत सारे हाथी थे, और हाथी के बारे में आप जानते हैं जब युद्ध की बात आती है, ठीक है, तो युद्ध में सबसे जो महत्वपूर्ण और जो सेना होती है उनमें से एक थी हाथी। हाथी सेना देखे सुने होंगे आपने, घुड़सवार सेना सुने होंगे, पैदल सेना सुने होंगे। ठीक है, तो इस प्रकार से जो सेनाएं हैं उनमें महत्वपूर्ण जो जो अपना काम निभाते हैं वो हाथी। ठीक है, तो हाथियों के लिए कहा जाता है हाथी प्राप्त करने के लिए। ठीक है, हाथियों के लिए कहने का मतलब है हाथी प्राप्त करने के लिए। हाथी क्या है? हाथी प्राप्त करने हेतु। ठीक है, और ये किसने कहा है? कौटिल्य ने कहा है। कौटिल्य के अनुसार, कौटिल्य के अनुसार क्या कहा है कि ये भाई साहब हाथी प्राप्त करना चाहते थे, जिसके कारण से ये युद्ध देखने को मिला। किसी ने कहा रत्न एवं जो है खनिज प्राप्त करने हेतु। रत्न एवं खनिज प्राप्त करने हेतु। ठीक है, रत्न एवं खनिज बहुत सारा, बहुत थे उड़ीसा में, और इनको ही प्राप्त करने के लिए अशोक ने यह युद्ध लड़े थे। ठीक है, तो ये किसने कहा? यूनानी जो ग्रंथ है, ठीक है, यूनानी जो लेखक है, यूनानी ग्रंथ है, यूनानी ग्रंथ में क्या देखने को मिलता है कि रत्न और खनिजों को प्राप्त करने के लिए कहा था। किसी ने कहा कि स्थानीय लोगों को दंड देने के लिए, स्थानीय लोगों को, ठीक है, लोगों को दंड देने के लिए, क्या करने के लिए? दंड देने, ठीक है, स्थानीय लोगों को दंड देने हेतु, देने के लिए। ठीक है, ये किसने कहा है? ये कहा है, ठीक है, जो स्थानीय जो राइटर है इतिहासकार तारानाथ। ठीक है, तारानाथ ने क्या कहा कि स्थानीय लोगों को दंड देना इनका क्या था? इनकी ये वजह क्या हुए थे? ये युद्ध हुए थे। ठीक है, तो युद्ध का कारण क्या है भाई साहब? युद्ध का कारण क्या है? ये सभी है, अलग अलग कारण है, जो भी हो, लेकिन युद्ध तो हुआ ही है। चलिए, युद्ध का परिणाम क्या निकल के आते हैं? युद्ध का कारण तो जान चुके, युद्ध का परिणाम क्या निकल के आते हैं? तो युद्ध का परिणाम मैंने कहा लगभग 1 लाख लोग मारे गए थे। लगभग 1 लाख, 1 लाख लोग मारे गए थे, मारे गए थे। ठीक है, और एवं 1.5 लाख लोग बंदी बनाए थे। ठीक है, क्या गया थे? बंदी बनाए थे।
गए थे। ठीक है, तो ये इस तरह से भयंकर रक्त तप्त देखने को मिलता है। ठीक है, और बाद में, ठीक है, बाद में कहा जाता है कि हृदय परिवर्तन हुआ। ठीक है, अशोक ने इस युद्ध के बाद, ठीक है, कि इस युद्ध के बाद अशोक का हृदय परिवर्तन हुआ और वो, ठीक है, बौद्ध धर्म धारण के लिए इस युद्ध के बाद अशोक का हृदय परिवर्तन हुआ और वे बौद्ध धर्म धारण कर लिया। ठीक है, उनको ये रियलाइज हुआ, उनको ग्लानि लगा। ठीक है, उनके बाद इस युद्ध के बाद अशोक का हृदय परिवर्तन होता है। ठीक है, और इसके तहत उन्होंने क्या धारण कर लिए, बौद्ध धर्म को अपना लिया। बौद्ध धर्म जो है अपना लिया धारण के लिए, जो है जो भी बोल सकते हैं। चलिए, तो कलिंग युद्ध के बारे में अगर आपसे पूछा जाए तो आप क्या जानते हैं, तो ये आप बता सकते हैं कब हुआ था। 261 बीसी में अशोक के राज्याभिषेक के 8वें वर्ष में। स्थान कलिंग कहाँ है, उड़ीसा में स्थित है, उड़ीसा में प्रेजेंट है। उल्लेख या वर्णन, इस कलिंग युद्ध का वर्णन कहाँ देखने को मिलता है, वो अशोक के 13वें शिलालेख में देखने को मिलता है। युद्ध के किसके किसके बीच हुआ था, अशोक और नंदराज के बीच। और जो नंदराज है वो कलिंग शासक थे और अशोक को जानते हैं मौर्य जो है शासक थे। चलिए, फिर युद्ध के कारण मैंने बताया, फिर युद्ध के परिणाम देखने को मिला। ठीक है, और इस प्रकार से ये कलिंग युद्ध हो जाता है समाप्त। तो ये सारी चीजें आपको याद रखनी है, ध्यान रखनी। ठीक है, चलिए बात आगे बढ़ाते हैं, बात करते हैं आगे की कहानी का। और कहानी में हम बात करेंगे शिलालेख अभिलेखों की बातें। ठीक है, चलिए, तो नेक्स्ट है अशोक के, ठीक है, क्या है, अशोक के शिलालेख, ठीक है, अभिलेख। चलिए, तो थोड़ा हम बात कर रहे थे इसके बारे में। देखिए, शिलालेख या अभिलेख, ठीक है, इसका मतलब क्या है कि शिलाओं पर, पत्थरों पर लिखे गए लेखों को, शिलाओं पर, पत्थरों पर लिखे गए लेख को शिलालेख अभिलेख कहा जाता है। ठीक है, मैं फिर से दोहरा रहा हूँ। शिलाओं पर, शिला का मतलब क्या होता है, शिला का मतलब क्या होता है, पत्थर। तो शिलाओं पर, पत्थरों पर जो लेख लिखे जाते हैं उनको क्या कहते हैं, शिलालेख कहते हैं। ठीक है, यहीं पर अगर मैं बात करूं, ठीक है, गुहालेख, गुहालेख कहने का मतलब एक बोल सकते हैं गुहा। ठीक है, जहां पर जो चट्टानों, ठीक है, चट्टानों को काट कर, ठीक है, अंदर जो है चट्टानों को काट कर जो है बनाए जाने वाले स्थान को हम क्या कहते हैं, गुहालेख कहते हैं। ठीक है, गुफा टाइप की जो है संरचना है। ठीक है, गुफा टाइप की संरचना जहाँ पर चट्टानों को जो है काट के बनाए जाते हैं। स्तंभ लेख, स्तंभ लेख जो है शिलालेख या अभिलेखों, जो शिलालेख से बड़ा होता है। स्तंभ कहने का मतलब जैसे आप खंभे की पोल समझिए, वैसा टाइप का, उतना बड़ा नहीं लेकिन लगभग खंभे की पोल के आसपास जो है, तो समझिए उतने बड़े स्तंभ में क्या किया जाता है, लेख लिखे जाते हैं। लेख वो जो है उत्कृत किए गए हैं। अब ये क्यों किए भाई साहब, इनकी क्या जरूरत पड़ी, अशोक, ठीक है, अच्छे खासे तो ये चल रहे थे। ठीक है, क्या जरूरत पड़ी, क्यों ये जरूरत आन पड़ी कि अशोक ने शिलालेख अभिलेख जो है उत्कृष्ट कराया, इन्होंने लिखवाया। ठीक है, तो कहा जाता है कि अशोक जो है वो भारत के पहले ऐसे शासक हैं। ठीक है, भारत के ऐसे पहले शासक है
पहले ऐसे राजा हैं जिन्होंने अपने अपने जनताओं से रूबरू होने के लिए अपने जनताओं से रूबरू होने के लिए अपने जनताओं से कनेक्ट करने के लिए किसका सहारा लिया? शिलालेख अभिलेखों का सहारा लिया। वो शिलालेख अभिलेखों को लिखवाएं ताकि जनता उनकी बात पढ़े, ठीक है, अभिलेखों को पढ़े, ठीक है, उन पर अमल करें, ठीक है। तो अपने जनता से रूबरू होने के लिए, डायरेक्ट रूबरू होने के लिए किसका माध्यम, जो जो माध्यम लिया उसी को हम कहते हैं शिलालेख अभिलेख, ठीक है। चलिए, ये तो हो गई कुछ बातें। अब इनके कुछ कुछ फैक्ट चीजें हम बात करेंगे क्या क्या, ठीक है। तो इनमें से अगर बात करें तो किसने लिखवाया था? जाहिर सी बात है, किसने लिखवाया था भाई साहब? इस शिलालेख अभिलेखों को किसने लिखवाया था? तो ये लिखवाया थे, जाहिर सी बात है, अशोक, ठीक है। चलिए, किसने लिखा था ये भी याद रखिए, ठीक है। लिखवाने अलग, ठीक है, मालिक कौन है लिखवाने वाला, ठीक है, तो मालिक कौन है? अशोक है, ठीक है। लिखने वाला, ठीक है, कौन है? किसने लिखा था ये भी याद रखिए। एक व्यक्ति जिसका नाम है चापड़, चापड़ नामक व्यक्ति ने इसको लिखा, ठीक है। चलिए, किसने ढूंढा था इस किसने ऐसे जो है ढूंढा था का मतलब क्या है? ठीक, कहीं पर स्थान में थे तो किसने ढूंढा था, तो ये याद रखिए, ठीक है। टिफेंतर नामक व्यक्ति ने, क्या है? टी पेंथेनर, टी पेंथेनर को नामक व्यक्ति ने लगभग 1750 में इनको क्या किया था? ढूंढा था। किसने सर्वप्रथम पढ़ा था? क्वेश्चन है, ठीक है। किसने सर्वप्रथम पढ़ा था? सर्वप्रथम पढ़ा था, ठीक है, जेम्स प्रिंसेस, जेम्स प्रिंसेस, प्रिंसेप, ठीक है, क्या है? जेम्स प्रिंसेप, 1837, ठीक है। 1837 में जेम्स प्रिंसेप ने इसको क्या किया था? सर्वप्रथम पढ़ा था, ठीक है। तो भारत का सबसे पहला ये क्या है, जो ऐसी चीजें देखने को मिलती, जिन अशोक ने लिखवाए थे। किसने लिखा था? चापड़ ने लिखा था, चापड़ नामक व्यक्ति ने। किसने ढूंढा था? ये टिफेंतर पोप ने 1750 में ढूंढा था। और किसने सर्वप्रथम इस अशोक के शिलालेख अभिलेख को पढ़े थे, ठीक, पढ़ने में कामयाब जो है इनको मिली थी, ठीक है, तो वो थे जेम्स प्रिंसेप। चलिए, इस शिलालेख अभिलेखों की जो भाषा है वो क्या क्या भाषा है, ठीक है। वो एक, कहीं आपको ब्राह्मी लिपि में मिलेगा, ठीक है, कहीं आपको जो है खरोष्टी में मिलेगा, खरोष्टी में मिलेगा, ठीक है, क्या है, कहीं भाषा लिपि बोल सकते हैं, ठीक है। लिपि कौन कौन सी है? चलिए, कहीं ब्राह्मी, कहीं खरोष्ठी में लिखा था, कहीं कहीं जगह जो ग्रीक जो है लिपि में लिखी थे, और कहीं कहीं अरमाइक, ठीक है। चलिए, भाषा या लिपि बोल सकते हैं, इसी लिख देता हूँ मैं यहाँ पर।
चलिए, भाषा या लिपि क्या थे? ब्राह्मी, खरोष्टी, ग्रीक, अरमाई, ये इतने में आपको देखने को मिलता था। ठीक है, किस किस स्थान में देखने को मिला था? ठीक है, स्थान कौन कौन से स्थान में जो है इसके शिलालेख देखने को मिला था? तो अफगानिस्तान, ठीक है, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, पाकिस्तान एवं भारत। ठीक है, अफगानिस्तान में देखने को मिला था, पाकिस्तान में देखने को मिला था और भारत में देखने को। अफगानिस्तान में अगर बात करें तो दो ऐसे नाम हैं। ठीक है, एक जो है शान ए कुना, शान ए कुना नामक जो है अभिलेख देखने को मिला था अफगानिस्तान में। ठीक है, दूसरा लखमान, लखमान। ठीक है, दो नाम याद रखिए क्योंकि यहाँ पर दो मिले थे, लखमान। वहीं पर पाकिस्तान में बात करें, मानसेहरा, मानसेहरा, शाहबाजगढ़ी। ठीक है, शाहबाजगढ़ी, मानसेहरा और शाहबाजगढ़ी, ये कहाँ मिले थे? आपकी जो है पाकिस्तान में। तो अफगानिस्तान में जो मिलने वाले वो कौन थे? ठीक है, कितने थे? तो वो दो थे, दो अफगानिस्तान में देखने को मिलेगा, सॉरी, दो अफगानिस्तान में, दो पाकिस्तान में। ठीक है, भारत की बातें हम बाद में करेंगे। ठीक है, अन्य शेष। ठीक है, अन्य शेष। ठीक है, शेष भारत में जितने भी है हम बोल सकते हैं शेष भारत में। ठीक है, तो नाम याद रखिए, शान ए कुना और लखमान। ठीक है, और ये दोनों ग्रीक और अरमाइक में लिखे थे। ठीक है, ये दोनों जो है किस किस में लिखे थे? ग्रीक और अरमाइक। ये दोनों जो है किस भाषा में लिखे गए थे? तो ग्रीक एवं अरमाइक में लिखे गए थे। कौन से? शान ए कुना और लखमान। ठीक है, वहीं पर अगर बात करें तो किसमें ये खरोष्टी में लिखे गए थे? खरोष्टी। ठीक है, जो महाशेर है और शाहबाजगढ़ी है, ठीक है, वो किसमें लिखे थे? खरोष्टी में लिखे थे। ठीक है, और लगभग भारत के जितने भी है वो जो है प्राकृत भाषा और ब्राह्मी लिपि में लिखे गए थे। ठीक है, प्राकृत भाषा और ब्राह्मी लिपि में क्या किए गए थे? लिखे गए थे। तो शेष भारत की बात अलग से हम क्या करेंगे? अलग से करेंगे। चलिए, तो अफगानिस्तान के दो नाम याद रखिए, शान ए कुना और लकमान। और दूसरा पाकिस्तान में मानसेरा और शाहबाजगढ़ी जो खरोष्टी में लिखी। तो शेष भारत की बातें हम बाद में हम करेंगे। ठीक है, चलिए, ठीक है। तो जैसे कि मैं, ठीक है, हमने देखे जैसे कि ये वाला अगर पोर्शन है, ठीक है, इसको हम कहेंगे शीला। ठीक है, ये वाला क्या कहलाएगा? ये इसको कह सकते हैं
शिला या पत्थर, ठीक है, शिला या इसको बोलेंगे पत्थर, ये तो है इसका मतलब, शिला या पत्थर। और इसी शिला और पत्थर में क्या लिखे गए हैं, क्या लिखे गए हैं, लेख लिखे गए। ये सब जितने भी क्या है, लेख है, क्या है, लेख। और इसी जब पूरा लिखते हैं तो उसको क्या कहते हैं, अभिलेख, ठीक है। तो शिला या पत्थर में लिखे गए जो लेख है उसको हम क्या कहते हैं, अभिलेख, जो है शिलालेख के नाम से हम जानते हैं, ठीक है। शिलाओं पर लिखे गए जो लेख, गुफा पर या जो चट्टानों को काट कर गुफाओं को में लिखे गए जो लेख है, इस प्रकार से गुफा रहेंगे, चट्टान रहेंगे, ठीक है। और गुफा के अंदर, ठीक है, इसी गुफाओं के अंदर जो है स्थानों पर, ऊपरी स्थानों पर, इधर इस तरफ क्या लिखे गए हैं, लेख लिखे जाते हैं। इसको हम क्या कहते हैं, गुफाओं को काटकर, चट्टानों को काट कर लिखे जाते हैं, गुहा लेख कहा जाता है। स्तंभ लेख कहने का मतलब है कि इस प्रकार की जो है थोड़ा शिलालेख से क्या रहता है, थोड़ा लंबा रहता है, ठीक है। शिलालेखों से क्या रहते हैं, स्तंभ, स्तंभ पोल टाइप की संरचना, स्तंभ जो है पोल टाइप की क्या है, संरचना लिखे गए थे, ठीक है। इसमें क्या लिखे गए थे, ऐसे लेख लिखे गए थे, ठीक है। और इसी को हम कहे थे क्या, स्तंभ लेख, ठीक है। तो ऐसी कुछ संरचना जो है देखने को मिलती है। चलिए, ये बातें हो गए। अब जो बात करने वाले हैं, ये तो हो गए लगभग सभी बातें। अब जो बात करेंगे, ठीक है, वो किस पर करेंगे, वर्गीकरण देख लेते हैं, ठीक है। अशोक के शिलालेख अभिलेखों का वर्गीकरण, अशोक के शिलालेख अभिलेख का वर्गीकरण, ठीक है। चलिए, ठीक है। अशोक के शिलालेख, गुहा लेख, सॉरी, इस जो अभिलेख है उनके वर्गीकरण, वर्गीकरण की बात की जाए तो ये कितने भागों में हमने वर्गीकरण से हम पढ़ेंगे, कितने भागों में हम देखेंगे। तो एक जिसको हम बोलते हैं जो है वृहद शिलालेख, क्या है, वृहद शिलालेख, ठीक है, क्या है, वृहद शिलालेख। दूसरा जो है स्तंभ लेख, क्या है, स्तंभ लेख। थर्ड जो है तराई अभिलेख जिसको कहा जाता है, ठीक है, क्या है, तराई अभिलेख। ये सभी क्या है हम देखेंगे। फोर्थ जो है वो अन्य अभिलेख या गुहा लेख, ठीक है, क्या है, गुहा लेख, या इसके हम बोल सकते हैं अन्य देखेंगे जो भी है, ये अलग की बात, अन्य अभिलेख, ठीक है। जितने भी अन्य अभिलेख हैं इनके, इनकी हम बातें करेंगे। चलिए, स्तंभ लेख में जो है
बृहद स्तंभ और लघु स्तंभ देखने को मिले। चलिए इनकी बात करें, बृहद शिलालेख की इनकी जो संख्या है, इनकी जो संख्या है वो कितनी है? ये संख्या है 14, 14। सभी 14 जो है, सभी 14 और जो है बृहद शिलालेखों की बातें हम करेंगे, ठीक है। चलिए, और इनकी संख्या 14 है और एक स्थान कितने स्थान में मिला है? तो याद रखिए 8 स्थानों में मिले, तो बृहद क्या है? क्या है? शिलालेख। 8 स्थानों में मिले तो बृहद शिलालेख, जिनकी संख्या क्या है? 14 है। दोनों के अंतर है ना, स्थान कितनी है? 8 है, ठीक है। और 8 स्थानों पर क्या है? 14 बृहद शिलालेख मिले, ठीक है। उनमें क्या क्या लिखा है वो भी हम देखेंगे, ठीक है। इनकी संख्या कितनी है? इनकी संख्या 7 है। इनकी संख्या कितनी है? 7 है। और इन किस किन किन स्थानों में मिली है? ठीक है, 6 स्थानों में, ठीक है, 6 स्थानों में 7 स्तंभलेख मिली है। चलिए, वहीं पर इनकी बात करें तो इनकी संख्या कितनी है? तो इनकी संख्या जो है 2 है। और कितने स्थानों में मिले? ठीक है, 2 स्थानों में तो तराई शिलालेख लेख प्राप्त हुई है। क्लियर है बातें? ठीक है, अभी बस इतना जान लीजिए, एक एक करके हम बातें करेंगे। यहाँ पर तो बातें क्लियर होगी ना अशोक के शिलालेख अभिलेखों के बारे में, ठीक है। क्या है, किस लिए है, क्यों है, किसने पढ़ा है, किसने लिखा, किसने ढूंढा, किसने लिखवाया, वगैरह वगैरह, ठीक है। किस किस भाषा में थे, अफगानिस्तान पाकिस्तान में कितने मिले? अफगानिस्तान में 2, पाकिस्तान में 2। किस किस लिपि, किस किस जो भाषा में लिखे गए थे, भारत की बात अभी शेष हम करेंगे, ठीक है। चलिए, तो एक एक करके हम देख लेते हैं अशोक के, ठीक है। सबसे पहले अशोक के बृहद शिलालेख, जो कि 14 की संख्या में है और 8 स्थानों में देखने को मिलती है, ठीक है। वो आप देखते हैं बृहद शिलालेख। तो अशोक के बृहद शिलालेख, चलिए अशोक के बृहद शिलालेख की संख्या कितनी है? 14, ठीक है। अशोक के बृहद शिलालेख की संख्या कितनी है? 14, जो 8 स्थानों में मिले हैं। चलिए इसकी बातें हम करें, ठीक है। 8 स्थानों में, 8 स्थानों से प्राप्त। अशोक के बृहद शिलालेख 14 है संख्या और 8, जो कि 8 स्थानों से प्राप्त है, ये मैंने बात। तो 8 को कौन कौन से स्थान है जहाँ से जो बृहद शिलालेख कहलाते हैं, ठीक है। जो 14 है संख्या में, लेकिन 8 कौन कौन से स्थान है, ठीक है। तो वो स्थान कौन कौन से हैं? एक तो आपके पाकिस्तान में देखने को मिला था, ठीक है। एक जो है पाकिस्तान में देखने को मिला था। और पाकिस्तान में एक है आपके मानशेहरा, मानशेहरा। और दूसरा शाहबाजगढ़ी, शाहबाजगढ़ी, जिसके बारे में मैंने बताया था, ठीक है। मानसेरा और शाहबाजगढ़ी, ठीक है। तो ये 2 हो गए, एक मानसेरा और दूसरा शाहबाजगढ़ी। कहाँ पर? पाकिस्तान, ठीक है। चलिए, ये आप देख रहे हैं, ये क्या है? पाकिस्तान है, वो दिखाई दे ही रहा है आपको।
ये नेपाल का क्षेत्र है, इधर जो है भूटान है, ये बांग्लादेश है, ये म्यांमार है, ये तिब्बत है, ये आप जानते हैं। और इस नेपाल के क्षेत्र में इस तरफ आप देख पाएंगे, ठीक है, इधर देखेंगे तो ये वाला जो क्षेत्र है, ठीक है, जो मैंने बताया है, ये वाले क्षेत्र को हम कहते हैं उत्तराखंड। ठीक है, ये वाला जो क्षेत्र है वो क्या कहलाता है? उत्तराखंड। क्या है? उत्तराखंड। और जो उत्तराखंड में जो देखने को मिला था वो क्या है? वो है कालशी। ठीक है, जो सब बृहद शिलालेख में, ठीक है, उत्तराखंड में जो देखने को मिला था वो क्या है? कालशी। ठीक है, ये याद रखिए। वहीं पर अगर इस तरफ हम जाएंगे तो ये वाला जो क्षेत्र है वो क्या है? उड़ीसा। ठीक है, ये वाला जो क्षेत्र है क्या है? उड़ीसा का क्षेत्र है। चलिए, और इसी उड़ीसा के क्षेत्र में आपको देखने को मिलेगा एक जो है एक जो है जौगढ़, जौगढ़, और दूसरा जिसको बोलते हैं धौली, सॉरी। ठीक है, जौगढ़ और दूसरा क्या है? धौली। ठीक है, और जो दोनों प्रेजेंट है वो कहाँ है? वो दोनों है उड़ीसा में। कहाँ पर? उड़ीसा या ओडिशा, जो भी बोल सकते हैं। दोनों जो प्रेजेंट है वो कहाँ पर है? वो उड़ीसा में देखने को मिलता है। ठीक है, चलिए, तो जौगढ़ और धौली जो है शिलालेख। ठीक है, कालसी शिलालेख। नेक्स्ट अगर बात करें तो एक आपके आंध्र प्रदेश में देखने को मिलता है, और इस आंध्र प्रदेश में क्या है? ये वाला क्षेत्र क्या है? आंध्र प्रदेश। और यहाँ पर आपको क्या देखने को मिलेगा? एरगुड़ा। क्या है? एरीगुड़ी। एरीगुड़ी शिलालेख। और स्थान कौन सा है? आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश में एरीगुड़ा शिलालेख देखने को मिला है। चलिए, वही महाराष्ट्र का एरिया अगर जाएंगे, ये वाला जो है क्या है? महाराष्ट्र। तो महाराष्ट्र के एरिया में आपको जो है सोपारा देखने को मिलेगा। क्या है? सोपारा। सोपारा जो कहाँ पर है? महाराष्ट्र। कहाँ पर है? महाराष्ट्र। वहीं पर हम बात करें यदि गुजरात की, तो गुजरात में देखने को मिलेगा गिरनार अभिलेख। ठीक है, गिरनार अभिलेख। गिरनार अभिलेख। और ये कहाँ पर है? गुजरात पर। ठीक है, तो इस प्रकार से आप देखने को मिलेगा। ये जो 8 स्थान आप देख पा रहे हैं, 8 स्थान कहने का मतलब है, पहला मानसेहरा, दूसरा शाहबाजगढ़ी, तीसरा जो है कालसी, चौथा जौगढ़, पांचवा धौली, छठा एरेगुड़े, सातवां सोपारा और आठवां गुजरात में गिरनार। ठीक है, तो जो 8 स्थान है, इन्हीं 8 स्थानों में, 8 स्थानों में 14 वृहद शिलालेख क्या हुए? प्राप्त हुए। क्या हुई है? 14 वृहद शिलालेख की बातें हुई। 14 वृहद शिलालेख क्या हुई? प्राप्त हुई। ये आपको याद रखनी है। मैं मैप के सहारे से पूरा बता दिया कि कहाँ कहाँ पर जो उपस्थित है, अवस्थित है। ठीक है, तो याद करना है तो ऐसे ही आप याद करिए, जाहिर सी बात है आपको प्रॉपर याद हो जाएगा। ठीक है,
चलिए आगे चले, आगे की बात करेंगे। ठीक है, और आगे एक एक जो शिलालेख है, ठीक है, उसकी हम प्रॉपर चर्चा करेंगे। ठीक है, कि प्रथम शिलालेख में क्या कहा गया है, द्वितीय शिलालेख में क्या कहा गया है, तृतीय शिलालेख में क्या कहा गया है, इस प्रकार से ले देखिए 14वें शिलालेख तक हम चलेंगे। ठीक है, क्या क्या बातें कही गई है इसकी हम चर्चा करेंगे। ठीक है, चलिए, तो अशोक के जो है वह शिलालेख में जो प्रथम है वो हम देखेंगे। प्रथम शिलालेख, चलिए अशोक के प्रथम शिलालेख, और इस प्रथम शिलालेख में क्या क्या बातें हुई है वह हम बात करेंगे। तो सबसे पहले पशु बलि, ठीक है, पशु बलि या हत्या पर रोक लगाने की बात कही। ठीक है, क्या बात हुआ था प्रथम शिलालेख में, क्या लिखा गया कि पशु बलि या हत्या पर पूरी तरह से रोक लगाई जाए। ठीक है, पहली बात है। दूसरी बात है कि सूरापान, सूरापान, सूरापान कहने का मतलब है मद्यपान वगैरह। ठीक है, जो शराब तंबाकू वगैरह होते हैं ना, तो ऐसे सूरापान, ठीक है, मद्यपान, शराब, मांस, ठीक है, शराब, मांस आदि का सेवन पर रोक। ठीक है, आदि का सेवन या आदि की सेवन कर रोक पर रोक लगा दी गई थी। ठीक है, इसके द्वारा, अशोक के द्वारा। सामाजिक उत्सवों का रोक, ठीक है, क्या है, सामाजिक उत्सवों पर भी रोक लगा दी। सामाजिक उत्सवों पर रोक। तो प्रथम शिलालेख में क्या क्या मिला है, क्या क्या देखने को मिला है, पशु बलि या हत्या पर रोक लगा दी गई थी। ठीक है, देखिए, सॉरी, कलिंग युद्ध हमने देखे थे 261 ईसा पूर्व, और 261 में कलिंग युद्ध में देखने को मिला था कि इतने ज्यादा जो है रक्त तप्त देखने को मिला था, इतने ज्यादा खून बहा दिए थे, जिनके वजह से, जिनके कारण से ये जो है क्या अपना लेते हैं। ठीक है, उनसे जो पश्चाताप, ठीक है, पश्चाताप के लिए उन्होंने, ठीक है, उनको जो एहसास होता है, उनको ग्लानि महसूस होती है, तो उनके बाद वो बौद्ध धर्म अपना लेते हैं। उनके बाद, ठीक है, बौद्ध धर्म में जो शिलालेख देखने को मिला, सॉरी, बौद्ध धर्म अपनाते हैं, और अशोक के जो शिलालेख में देखने को मिला है वो उन्हीं बातों का जिक्र किया है जो वो चाहते थे। ठीक है, कि ये युद्ध वगैरह, मार काट, हत्या पर रोक लगाई जाए, ऐसे ही चीजों से कोई फायदा नहीं है। ठीक है, तो पशु बलि या हत्या पर रोक, सुरपान, मांस के आदि पर सेवन पर रोक, सामाजिक उत्सव पर भी रोक लगाई गई थी। ये कहाँ कहा गया है, याद रखिए, ये प्रथम शिलालेख में कहा गया है। ठीक है, वहीं पर अगर द्वितीय शिलालेख की बात की जाए, द्वितीय शिलालेख, ठीक है, चलिए, इसमें मनुष्य एवं पशु चिकित्सा की जानकारी का उल्लेख मिलता है। ठीक है, द्वितीय शिलालेख में मनुष्य एवं पशु चिकित्सा की जानकारी
देखने को मिलती है। कहाँ पर? द्वितीय शिला में। इसका मतलब क्या है कि ये अशोक सम्राट अशोक ने ये कहा है कि मनुष्यों के साथ, ठीक है, जैसा मनुष्यों का ट्रीटमेंट होता है, मनुष्यों के लिए वैद होते थे उस समय, तो जो डॉक्टर नहीं थे, तो मनुष्यों के लिए जैसे वेद होते थे, उनका इलाज संभव था, ठीक है, जब वो बीमार पड़ जाते हैं या कुछ किसी क्या कुछ भी हो जाता है, तो उसी के साथ मनुष्यों के साथ साथ पशुओं को भी क्या है, ठीक है, उनको शिक्षा प्राप्त, सॉरी, चिकित्सा प्राप्त होनी चाहिए, ठीक है, पशुओं को भी चिकित्सा प्राप्त होनी चाहिए, ठीक है। ये किसने कहा है? अशोक ने। वो कहाँ पर लिखा गया है? द्वितीय शिलालेख। फिर इस शिलालेख में जो दक्षिण पड़ोसी राज्य है, दक्षिणी दक्षिणी पड़ोसी राज्य का उल्लेख है, दक्षिण पड़ोसी राज्य का उल्लेख देखने को मिलता है, जिनमें से जिनमें से चोल, दक्षिण, ठीक है, दक्षिण भारत के दक्षिण में चोल, पांड्य, ठीक है, एक सती युग, ठीक है, सती पुत्र, एक जो है किरण पुत्र, ताम्रवर्णी, ताम्रवर्णी, ऐसे जो है राज्यों का उल्लेख किसमें लिखने को मिला है? द्वितीय शिलालेख में ऐसे राज्यों का उल्लेख मिला है, ठीक है। चोल, पांड्य, सतीपुत्र, किरलपुत्र और ताम्रवर्णी, ऐसे राज्यों का उल्लेख किसमें मिला है? जो है द्वितीय शिलालेख में। उसको याद रखिए। तृतीय शिलालेख, चलिए तृतीय शिलालेख में क्या देखने को मिला वो हम देखें। अशोक द्वारा अपने, ठीक है, धार्मिक, ये आया है, चलिए ठीक है। चलिए, अशोक द्वारा अपने धार्मिक अधिकारियों, ठीक है, अपने धार्मिक अधिकारियों को प्रति 5 वर्ष में, प्रति 5 वर्ष में राज्यों का दौरा करने का आदेश दिया था, और राज्यों का दौरा करने का जो है आदेश। इसका मतलब क्या है? अशोक बौद्ध धर्म अपना चुके थे, ठीक है, अशोक क्या चुके थे? बौद्ध धर्म अपना चुके थे। धम्म की कॉन्सेप्ट देखने को मिला, हम धम्म के बारे में बात करेंगे, ठीक है, ठीक है। अशोक जो है बौद्ध धर्म अपना चुके थे, धम्म का कॉन्सेप्ट जो देख चुके हैं। धम्म का कॉन्सेप्ट कहने का मतलब, धम्म क्या था, ठीक है, थोड़ा सा मैं बता देता हूँ। धम्म का कॉन्सेप्ट या धम्म का मतलब है कि किसी जीव जंतु को न मारना, अपने जो है भाई बहने, अपनी जो है माता पिता का सेवा करना, ठीक है, अच्छा कार्य करना, सच्चरित, ऐसा चरित्र रखना, किसी की हत्या न करना, ठीक है, ये सभी जितने भी चीजें हैं ये किसके अंतर्गत आते हैं? धर्म के अंदर, ठीक है। तो
धर्म के कॉन्सेप्ट के अंतर्गत धार्मिक जो है यहाँ पर अधिकारियों का नियुक्त किया गया था। ठीक है, कि बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार के लिए, बौद्ध धर्म की, ठीक है, उनकी, ठीक है, प्रचार प्रसार के लिए, बौद्ध धर्म को आगे बढ़ाने के लिए धार्मिक अधिकारों को क्या किया गया था, नियुक्त किया गया कि धार्मिक अधिकारी होंगे और उनका क्या करेंगे, वो अलग अलग राज्यों में, ठीक है, जो भी है, ठीक है, राज्यों में जाके भ्रमण करेंगे। ठीक है, कि बौद्ध धर्म का जो प्रचार प्रसार ठीक चल रहा है कि नहीं, लोग जो है अच्छे से रह रहे हैं कि नहीं, लोग जो है, ठीक है, अपने माता पिता की सेवा कर रहे हैं कि नहीं, कहीं पर क्या हत्या हो रहा है, किसी कहीं पर हिंसा हो रहा है कि नहीं, ठीक है, हिंसा थोड़ी हो रहा है, ऐसे करके सभी जगह, ठीक है, धार्मिक अधिकारियों को, ठीक है, दौरा करने का, ठीक है, आदेश दिया था। वो किसमें लिखा था, तृतीय शिलालेख में। वो धार्मिक अधिकारी का नाम क्या है वो हम देखेंगे। ठीक है, चलिए, धर्म महामात्र वो हम देखेंगे, तो उल्लेख पांचवें शिलालेख में देखने को मिलता है। चलिए, चतुर्थ शिलालेख जो इम्पोर्टेंट है, ठीक है, चतुर्थ शिलालेख, चतुर्थ या चौथे शिलालेख में क्या जो कहा गया है, रज्जुक्कू की नियुक्ति, ठीक है, क्या है, रज्जुक्कू की नियुक्ति का उल्लेख, रज्जुक्कू की नियुक्ति, ठीक है, रज्जुक्कू नामक अधिकारी की नियुक्ति का उल्लेख है। चलिए, देखिए, रज्जुक क्या थे, रज्जुक क्या थे, याद रखिए, जो रज्जुक थे वो एक प्रकार के न्यायाधीश टाइप के जो व्यक्ति थे। ठीक है, जो पूरे लगभग राजा के बाद जो है एक प्रकार का ऐसा अधिकारी था, ठीक है, एक प्रकार का न्यायाधीश था, एक प्रकार का न्यायाधीश था, दंड देने का भी अधिकार था इनको, याद रखिए, इनको दंड देने का भी का अधिकार, दंड देने का भी क्या था, अधिकार था। ठीक है, दंड देने का भी क्या था, अधिकार था। देखिए, ये जनपद स्तर के अधिकारी थे, कहा जाता है कि ये किस टाइप के स्तर के अधिकारी थे, जनपद स्तर के अधिकारी। ठीक है, जनपद स्तर के अधिकारी। ठीक है, देखिए, इनके बारे में कहा जाता है, रज्जुकों के बारे में कहा जाता है कि जैसे कि, ठीक है, देखिए, जैसे कि कोई बच्चा पैदा होता है, समझिएगा, जैसे कि कोई बच्चा पैदा होता है तो उनके लालन पालन के लिए, उनके पोषण के लिए माँ के अलावा धाई माँ समझते हैं ना, जिनकी सेवा करते हैं, ठीक है, माँ के अलावा धाई माँ को जो है सुपुर्द कर दिए जाते हैं, सौंप दिया जाता है कि उसका जो है अच्छे से लालन पालन करते हैं। ठीक है, तो जैसे कि बच्चों के लिए एक धाई माँ होती है जो उनका लालन पालन करती हैं, वैसे ही मैंने एक रज्जुक नामक अधिकारी की नियुक्ति की है कि जनता की क्या करे, सेवा करे। ठीक है, तो रज्जुकों की नियुक्ति एक प्रकार के जो है अधिकारी है, उनकी नियुक्ति की गई थी, चतुर्थ शिलालेख में कहा गया है। इनको दंड देने का भी अधिकार था, वो जनपद स्तर के क्या थे, अधिकारी है। चलिए, पहली बातें यहीं पर कहा गया है, युद्ध नीति के स्थान पर, युद्ध नीति के स्थान पर क्या अपनाई जाए, धम अपनाई जाए, क्या अपनाई जाए, धम नीति अपनाई जाए, धम नीति का प्रचार किया जाए, धम नीति का क्या किया जाए, प्रचार किया जाए, या धम नीति अपनाई जाए, अपनाई जाए। ये कहाँ पर लिखा गया है, ये किसमें कहा गया है, ये आपको देखने को मिलेगा, कहाँ, चतुर्थ शिलालेख। ये क्या है, धम है ना भाई साहब, याद रखिए, धम है। इस
धम्म नीति को हम कहते हैं, एक और नाम से जानते हैं, जिसको भेरी घोष कहते हैं। इसको भेरी घोष के नाम से जानते हैं। और वहीं पर धम्म नीति को हम जो है धम्म घोष कहते हैं। क्या कहते हैं? धम्म घोष। और धम्म घोष और या धम्म नीति, इसका मतलब क्या है? लोक कल्याण। क्या है? लोक कल्याण। लोक कल्याण के लिए काम करना ही धम्म नीति है। ठीक है, चलिए। तो युद्ध नीति के स्थान पर धम्म नीति का कॉन्सेप्ट दिया था। इसमें चतुर्थ शिलालेख में रज्जुकू की नियुक्ति कहाँ पर की गई थी? ठीक है, उनका उल्लेख कहाँ पर है? चतुर्थ शिलालेख में। चलिए, फिफ्थ या पांचवें शिलालेख की हम बात करेंगे। ठीक है, मैं ऐसे लिख देता हूँ फिफ्थ। ठीक है, ये समझ आएगा। फिफ्थ शिलालेख ऐसा लिख दूं, ऐसा लिख दूं। ठीक है, चलिए, जो भी लिखा गया इसको भी वैसे लिख ही देता हूँ। थर्ड शिलालेख क्या थोड़ा आसान हो जाएगा, तो इसको भी फोर्थ शिलालेख। तो मैं लिखता हूँ फर्स्ट शिलालेख। ठीक है, सेकंड शिलालेख। चलिए, फर्स्ट हो गया, सेकंड हो गया, थर्ड हो गया, फोर्थ हो गया। अब देखेंगे फिफ्थ शिलालेख। और फिफ्थ शिलालेख में क्या चर्चाएं हुई हैं? ठीक है, राज्य द्वारा, ठीक है, धम्म महामात्र नामक धार्मिक अधिकारियों की नियुक्ति। ठीक है, धम्म महामात्र, जो कि धार्मिक अधिकारी, धार्मिक अधिकारी, अधिकारियों की नियुक्ति। ठीक है, पांचवें शिलालेख में क्या देखने को मिलता है? धर्म महामात्र, कहने का मतलब धार्मिक अधिकारों की नियुक्ति का उल्लेख। ठीक है, चलिए, समाज एवं वर्ण व्यवस्था की जानकारी कर ले। एवं वर्ण व्यवस्था की जानकारी का उल्लेख कहाँ पर देखने को मिलेगा? आपको यहीं पर देखने को मिलेगा शिलालेख में। ठीक है, छठे या सिक्स सिक्स शिलालेख की बात करें तो सिक्स शिलालेख में क्या बातें हुई हैं? ठीक है, तो अशोक का ये आदेश था। ठीक है, सिक्स शिलालेख में अशोक का आदेश था। ठीक है, अशोक का आदेश था। ठीक है, और अशोक का क्या आदेश था? ठीक है, कि प्रजा से संबंधित सभी जानकारी मुझ तक पहुंचाए जाए। ठीक है, कहा गया है कि प्रजा से संबंधित जानकारी मुझ तक पहुंचाया जाए, पहुंचाई जाए, चाहे मैं
चाहे मैं गार्डन में रहूं, कहने का मतलब चाहे मैं उद्यान में रहूं, चाहे मैं, ठीक है, शयन कक्ष में रहूं, चाहे मैं, ठीक है, रसोई घर में रहूं, ठीक है, चलिए, चाहे मैं उद्यान में रहूं, चाहे मैं शयन कक्ष में रहूं, चाहे मैं रसोई घर में, इसका मतलब क्या है? अशोक ये चाहते थे, अशोक ने जितने भी अपने अधिकारी हैं, जितने भी जो सैनिक थे, उनको ये आदेश दिया था कि कोई भी मगर मुझसे मिलने आएंगे, अपनी जो है, ठीक है, अपनी पीड़ा, अपनी दुख, ठीक है, कोई भी जनता अपनी पीड़ा या अपनी दुख की बातें करने आएंगे, दुख जाहिर करने आएंगे, शेयर करने आएंगे, कुछ पूछने आएंगे, कुछ जानकारी प्राप्त करने आएंगे, कहने का मतलब मेरे से अगर मिलने आएंगे तो बाइज्जत उनको, ठीक है, उनकी बातें, ठीक है, उनकी बातें जो है मुझ तक पहुंचाया जाए कि वो क्या चाहते हैं। मैं जैसा भी रहूं, कहीं भी रहूं, चाहे मैं सोया भी रहूं, तो उठा के मुझे बता दीजिए कि महाराज कोई आया है आपसे मिलने या कोई बात करना चाहता है, या उन्होंने ये संदेश भेजे, या उनको ये प्रॉब्लम है। चाहे मैं उद्यान में हूँ, या कहने का मतलब गार्डन में घूम रहा हूँ, टहल रहा हूँ, मॉर्निंग वॉक कर रहा हूँ, चाहे मैं रसोई घर में खाना बना रहा हूँ, ठीक है, या कोई अन्य काम कर रहा हूँ, कोई भी ऐसी परिस्थिति होगी, कोई भी ऐसी परिस्थिति हो, ठीक है, कोई जनता अगर मुझसे मिलने आते हैं, मुझसे बात करना चाहते हैं, मेरे से, ठीक है, तो वो कुछ चीजें चाहते हैं जो मैं उनके लिए कर सकता हूँ, तो उनका स्वागत है, ठीक है, तो उनका स्वागत है। आप जो है सभी को ये आदेश दिए थे, सभी जो सैनिक, सभी जो अधिकारी वो आदेश दिए थे, उनका संदेश, उनका जो इन्फॉर्मेशन मुझ तक पूरी तरह से उसी समय पहुंचा दी जाए, ताकि उनको मैं क्या कर सकूं, तुरंत उनका बोल सकते हैं, ठीक है, उनको सॉल्व कर सकूं, ठीक है, उनको, ठीक है, इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मैं तुरंत दे सकूं, ठीक है। तो लोक कल्याण के लिए कार्य करते थे अशोक जो है। कलिंग युग के बाद बौद्ध धर्म को अपना लिए थे, उनके बाद ये लोक कल्याण के लिए कार्य करते, तो उनका एक उदाहरण देखने को मिला जो छठे शिलालेख में ये कहा गया है। 7वीं से लेकर 12 शिलालेख में याद रखिए धार्मिक चीजों की बातें की गई है, ठीक है, धर्म से जुड़ी बातें, ठीक है, तो मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ 7 से 12, क्योंकि उतनी जो है, ठीक है, खाली धर्म धर्म की बातें हैं, ठीक है। 7वें नंबर पर धर्म का विशेषता बताया गया, 8वें नंबर पर धार्मिक यात्रा को उल्लेख देखने को मिलता है, 9वें नंबर पर धर्म से रिलेटेड दान दक्षिणा की देखने को मिलती है, 10वें नंबर पर धर्म नीति शिष्टाचार देखने को मिलता है, 11 में धार्मिक विशेषताएं धर्म को उल्लेख, 12 में धार्मिक संस्कृति, ये सभी, ठीक है। तो मैं यही लिख देता हूँ 7 to 12, 7 to 12 शिलालेख। इस शिलालेख में क्या जानकारी मिलती है? इसमें धर्म से जुड़ी बातों की जानकारी मिलती है, ठीक है। इसमें इसमें धर्म से जुड़ी बातों की जानकारी जानकारी का उल्लेख है, ठीक है, जैसे धर्म नीति है, ठीक है, इनकी विशेषताएं हैं, ठीक है, अब वगैरह वगैरह, तो इससे कोई जो है ज्यादा देखने को नहीं मिलता है, ठीक है, बस धर्म से जुड़ी बातों की जानकारी यहाँ पे मिलती है। चलिए, अब जो 7 से 12 हो गए, अब 13, ठीक है, 30, 13वीं, ठीक है, 13वीं शिलालेख, ठीक है, क्या है? 13वीं शिलालेख। अब 13वीं शिलालेख में आप तो जानते हैं, ठीक है, कलिंग युद्ध का क्या मिलता है, उल्लेख मिलता है, एक तो
कलिंग युद्ध का उल्लेख मिलता है। ठीक है, कलिंग युद्ध का उल्लेख कहाँ पर देखने को मिलता है? इसी 13वें शिलालेख में, ये मैंने जो हम देखे थे। अशोक की हृदय परिवर्तन का उल्लेख भी इसमें मिलता है। जाहिर सी बात है, कलिंग युद्ध के बाद जो है अशोक का क्या हुआ था? हृदय परिवर्तन। तो हृदय परिवर्तन का उल्लेख का या हृदय परिवर्तन का प्रमाण या उल्लेख कहाँ मिलता है? इसी जो है 13वें शिलालेख में। ठीक है, पश्चिमी पड़ोसी राज्यों का उल्लेख मिलता है। पश्चिमी पड़ोसी पड़ोसी राज्यों का उल्लेख भी मिलता है। पड़ोसी राज्यों का उल्लेख कहाँ देखने को मिलता है? इसी 13वें शिलालेख में मिलता है। जैसे कि सीरिया हो गया, ठीक है, मिस्र हो गया, पश्चिम में ना, सीरिया हो गया, मिस्र हो गया, मेसिडोनिया हो गया, मेसिडोनिया, एपिरस हो गया, ठीक है, मकदूनिया हो गया, मकदूनिया क्या है? मकदूनिया। ये सभी राज्यों की जानकारी, ठीक है, पश्चिमी पड़ोसी राज्यों की जानकारी 13वें शिलालेख में देखने को मिलती है। और जो लास्ट हो गया वो क्या था? 14वें शिलालेख। शिलालेख और 14वें शिलालेख में हमें क्या जानकारी मिलती है? चलिए, इसमें अशोक ने प्रजा से धार्मिक जीवन, ठीक है, धार्मिक जीवन जीने एवं अच्छे आचरण, धार्मिक जीवन जीने एवं अच्छे आचरण करने की अपील की है। एवं अच्छे आचरण करने की अपील की है। अपील, ठीक है, ये याद रखिए। ठीक है, तो इस प्रकार से हम जो ठीक है, जो 14 शिलालेख हैं उनके बारे में हमने देखे। ठीक है, अशोक के जो 14 शिलालेख हैं जो 8 स्थानों से प्राप्त है, वो 8 स्थान क्या थे वो आप जानते हैं। ठीक है, वो स्थान यहाँ पर देखने को मिलेगा, पाकिस्तान में 2 और शेष जो है वो कहाँ पर? 6 भारत में। ठीक है, तो 8 स्थानों पर 14 शिलालेख मिले और 14 शिलालेख की बातें हम कर चुके हैं टोटल। ठीक है, अब जो बच गया है वो क्या है? एक तो अशोक के स्तंभ लेख है। ठीक है, 6 जो स्थानों से 7 स्तंभ लेख मिले हैं संख्या में। अशोक के स्तंभ लेख के साथ कुछ लघु स्तंभ लेख भी देखने को मिला है। ठीक है, अशोक के तराई अभिलेख, ठीक है, अशोक के तराई अभिलेख भी देखने को मिलेगा। अशोक के गुहा लेख भी देखने को मिलेगा। ठीक है, वो हम देखेंगे और अशोक की धम्म वगैरह की बात करेंगे। ठीक है, तो एक क्लास तो आपका फिर से अशोक और अशोक से रिलेटेड बातें होंगी फिर से। ठीक है, तो इतने चीजें भी बाकी है, पूरी एक क्लास फिर से अशोक की बातें होगी। उसके बाद 2 से 3 क्लास जो है मौर्य प्रशासन होगा। ठीक है, चलिए, तो चौथी एक तरह से फोर्थ वीडियो है और आज की क्लास हम इतना ही रखेंगे भाई साहब। ठीक है, इससे ज़्यादा तो फिर दिक्कत हो जाएगा। ठीक है, कितना ही पढ़े नहीं। ठीक है, तो ये जो है क्लास आज जो मौर्य एम्पायर का फोर्थ पार्ट था और फोर्थ पार्ट को हम यहीं पर रखते हैं। ठीक है, कल की क्लास में या नेक्स्ट क्लास में हम बातें करेंगे इसकी आगे की कहानी। ठीक है, तो अभी देखिए इतना जो पोर्शन है बहुत बाकी है। अशोक के लेख, अभिलेख, गुहा लेख, स्तंभ लेख जो है सब देख रहे हैं
और केंद्रीय प्रशासन, प्रांतीय प्रशासन, स्थानीय प्रशासन, कृषि, पशुपालन, व्यापार, तो बहुत सारी चीजें देखने को मिली। ठीक है, चलिए, तो भी बहुत सारा बाकी है। ठीक है, चलिए फिर चलते हैं, नेक्स्ट क्लास मिलेंगे। थैंक यू, बाय। चलिए मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए अच्छे से पढ़िए, अच्छे से रहिए और देखते रहिए हमारा यूट्यूब चैनल। और आप जानते हैं हमारे यूट्यूब चैनल का नाम क्या है, सीजी कंप्यूटर्स। ठीक है, देखते रहिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, कमेंट करिए, ठीक है, और शेयर भी करिए। चलिए, ठीक है, थैंक यू।